हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एयर मासेस के बारे में। व्हाट इज एयर मासेस, और आई शुड राइट व्हाट आर एयर मासेस। ठीक है, एयर मासेस क्या होता है। अब चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पे देखो, जब हम छोटी क्लासेस में एयर मासेस की बात करते हैं तो हम बहुत जनरली ऐसा समझ लेते हैं कि हाँ, जो एयर पार्सल से किसी भी जगह के जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में जो एयर है वो एयर मासेस हो जाएगी। ठीक, मतलब बहुत हल्के में लेते हैं उसे। लेकिन जब हम क्लास 11th में उसे पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि नहीं, एयर मासेस में भी क्लासिफिकेशन होता है, उसकी भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो हम आपको इस वीडियो में वही सारी चीज़ें बताने वाले हैं। पिछले वीडियो तक हमने देख लिया कि हाँ, किस किस तरह की विंड्स चल रही हैं, ब्रीजेस चल रही हैं, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, माउंटेन ब्रीज, वैली ब्रीज। ठीक है, तो अब वेदर सिस्टम को इन्फ्लुएंस करने वाली चीज़ें में क्या आ जाएगा? एयर मासेस आ जाएंगी। एयर मासेस अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक पोजेस करती है। अगर जैसे मैं आपको डिफाइन करूँ तो एक डेफिनेशन पहले बता देता हूँ, फिर समझा दूंगा। ठीक है, तो दी वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजों को जब आप देखते हो ना, तब वो किसी भी जगह की एक एयर मास को आप नाम देते हो। नहीं समझ में आया? अभी समझ में आएगा, देखो क्या है। तो व्हाट आर एयर मासेस? द एयर विथ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अब क्या होता है ना कि ये अर्थ है। अब अर्थ में यहां जो एयर है और यहां जो एयर है, अब क्या होगा ना, यहां की एयर का टेम्परेचर अलग होगा। ठीक है, एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है ना, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो यहां का टेम्परेचर अलग होगा, यहां जो एयर मासेस है, यहां जो एयर मासेस है उसका टेम्परेचर अलग होगा। और इस तरह से जब आप अर्थ पे देखते हो, अर्थ पे अलग अलग जगह, अलग अलग रीजन पे जो अलग अलग एयर मासेस होंगी, उन एयर मासेस की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, अलग अलग क्या होगा, टेम्परेचर होगा, अलग अलग क्या होगा, ह्यूमिडिटी होगी। अब देखो, टेम्परेचर से प्रेशर इन्फ्लुएंस हो जाएगा। प्रेशर लिखा नहीं है, लेकिन आप प्रेशर को भी इंक्लूड कर लेना डेफिनेशन में। ठीक है, तो व्हाट आर एयर मासेस? द वॉल्यूम ऑफ एयर विद डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, कि एक जगह की एयर जो है, ठीक है, वहां की जो एयर है वहां की कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर के टर्म्स में गर्म है वो। ठीक है, कहीं की एयर क्या है, ठंडी है, तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी मतलब कितना मॉइस्चर है उसमें, कितना मॉइस्चर नहीं है, इस तरह से। तो जब क्या होती है, एक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है कि यार ये पूरी एयर एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक पोजेस करती है, एक जैसा टेम्परेचर है, ठीक है, एक जैसा मॉइस्चर है, उसके अंदर उतना ही मॉइस्चर है। और अब टेम्परेचर के हिसाब से प्रेशर भी डिफाइन हो जाता है। टेम्परेचर अगर ज्यादा रहेगा तो लो प्रेशर एरिया हो जाएगा, तो यहाँ की एयर मासेस क्या है, लो प्रेशर एयर मासेस है। आया ना समझ में? तो उस तरह से किसी भी स्पेसिफिक एरिया पे जो वॉल्यूम ऑफ एयर है उसकी एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो कि सिमिलर होगी उस पूरे रीजन में इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इट इज नोन एज एयर मास। ठीक है, एयर मासेस कहा जाता है उस वहां की पूरी हवा के पार्सल्स को। क्लियर हुआ ना? एयर मासेस की डेफिनेशन क्लियर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इट इज डिफाइंड एज अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर हैविंग लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। हॉरिजॉन्टल, एक एक शब्द में कितना ज्यादा कंसेप्ट छुपा रहता है। क्या कहा जा रहा है कि एयर मासेस को कैसे डिफाइन किया जा रहा है? इट इज डिफाइंड एज ए लार्ज बॉडी ऑफ एयर हैविंग लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन। देखो, हॉरिजॉन्टल वेरिएशन मतलब क्या है कि ऐसे वेरिएशन। ठीक है, वर्टिकल वेरिएशन क्या है, सरफेस से ऊपर आ जाओगे, तो वर्टिकल वेरिएशन तो होता ही एयर मासेस में। एज वी गो अप, ठीक है, वर्टिकली हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होता चला जाएगा, गिरता चले जाएगा। लेकिन एयर मासेस क्या होता है? एयर मासेस एक स्पेसिफिक एरिया का जो एयर वॉल्यूम है, ठीक है, जिसकी एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल वेरिएशन नहीं होंगे। हॉरिजॉन्टल मतलब सरफेस के ऊपर ऐसे कि हाँ, इतने डिग्री लैटिट्यूड से इतने डिग्री लैटिट्यूड के बीच के अंदर की जो एयर मासेस है, एयर मासेस गायब हो गई। इतने लैटिट्यूड्स के बीच की जो एयर मासेस है उनके अंदर टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर इज वेरी लिटिल, हैविंग लिटिल वेरिएशन। क्लियर हुआ? तो वो वहां की स्पेसिफिक एयर मासेस हो जाएगी। और इस तरह से एयर मासेस को, जैसे हमने देखा कि क्लाइमेटिक रीजन जो होता है, अलग अलग प्रेशर बेल्ट होते हैं, हमने देख लिया हाँ कि ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, ये सब पोलर लो है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपने क्लासिफिकेशन किया था, तो वैसे एयर मासेस के भी क्लासिफिकेशन किए जा सकते हैं। क्या सीखे अभी तक हम? एयर मासेस का मतलब क्या होता है? तो एयर मासेस का एक स्पेसिफिक एयर वॉल्यूम, ठीक है, हैविंग सम डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर इज कॉल्ड एज एयर मासेस। ठीक है, तो एयर मासेस समझ में आ गया आपको? अब एयर मासेस का भी क्लासिफिकेशन होता है। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है एयर मासेस की? क्या हॉरिजॉन्टल वेरिएशन नहीं होता है। एक बंडल ऑफ एयर मासेस जो रहेंगी तो उनका क्या रहेगा, एक जैसा कैरेक्टरिस्टिक रहेगा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। वेरिएशन रहेगा कम रहेगा। ठीक है, तो हैविंग लिटिल वेरिएशन, लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। ठीक,
When the air remains over a homogeneous area for a sufficiently longer time, it acquires the characteristic of the area. The homogeneous surface over which the air masses form are called the source region. एक जब आंसर लिखने को आएगा व्हाट आर एयर मासेस, तो आपको एक कैरेक्टरिस्टिक लिखना पड़ेगी। 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखोगे, एक डेफिनेशन लिख के नहीं आओगे ना। तो आपको एक चीज भी ध्यान रखना है, क्या कि अब किसी भी एक सरफेस के ऊपर जो एयर मासेस रहती है, फॉर एग्जांपल देखो ऐसे समझो यहाँ पे, ठीक है, कि अब ये सहारा है, एक सहारा की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है, क्या कि ये जो है सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट जो है, तो यहाँ क्या रहने वाला, टेम्परेचर ज्यादा रहने वाला है। यहाँ जो एयर मासेस रहेगी वो कैसी रहेगी, तो यहाँ की जो एयर मासेस रहेगी ना, तो एयर मासेस ओवर अ स्पेसिफिक एरिया एक्वायर्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट एरिया। ठीक, यही पॉइंट है यहाँ पे लिखा है, क्या व्हेन अ एयर रिमेन्स ओवर अ होमोजेनस एरिया फॉर अ सफिशिएंटली लॉन्गर टाइम, लंबे समय तक जब एयर मास यहाँ पे रहने वाली है, तो इस पूरे के पूरे एरिया की कैरेक्टरिस्टिक को क्या कर लेगी, वो एयर मासेस एब्जॉर्ब कर लेगी। वो कह सकते हैं ना कि जैसे जैसा दोस्त रहेगा वैसे रिफ्लेक्ट हो आपके अंदर भी वैसे गुण आ जाएंगे। तो अब क्या है कि ये यहाँ पे जो एरिया, इस पूरे होमोजेनस एरिया पे जो एयर मास रहने वाली है, तो वो उस एरिया के कैरेक्टरिस्टिक को खुद भी पॉजेस कर लेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीज ध्यान रखना है। और जो एरिया रहता है नीचे जिसके ऊपर एयर मास रहने वाली है, एयर मास तो हवा में रहेगी ना, तो वो जो एयर मास है ऊपर हवा में रहने वाली है, वो उस एरिया को क्या कहा जाएगा, उसका सोर्स एरिया कहा जाएगा। ठीक है, ये सोर्स है जिसकी मान लो इक्वेटोरियल रीजन है, ठीक है, ये इक्वेटोरियल रीजन है, यहां जो एयर मासेस रहेगी, ये यहां जो एयर मासेस रहेगी, तो इसके नीचे क्या है, समुद्र है। ठीक है, हम किस चीज की बात कर रहे हैं, अटलांटिक ओशन की, इक्वेटोरियल रीजन की बात कर रहे हैं। तो वहां पे जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो उसका सोर्स एरिया बन जाएगा। ठीक है, उससे इंस्पिरेशन लेते हुए जो ऊपर अटलांटिक ओशन पे जो एयर मासेस है वो वैसा रिफ्लेक्ट करेगी, वो वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स को रिफ्लेक्ट करेगी। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर, आपको समझ में आया। सोर्स एरिया क्या है, मतलब जो एयर मासेस जिस एरिया के ऊपर है वो उसका सोर्स एरिया होता है। फाइन, तो द होमोजेनियस सरफेस over which air masses form are called source region। source region, source area कहा जाता है उसे। क्लियर हुआ। अब जैसे अगर हम देखें तो the air masses are classified according to the source regions। there are 5 मेजर सोर्स रीजन। अब सोर्स रीजन वर्ल्ड वाइड, अब वर्ल्ड में अगर देखोगे तो वर्ल्ड में हर जगह एयर पार्सल से एयर मासेस एग्जिस्ट करती है। तो अब जो एक एयर मास यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, तो वो एयर मास एक अलग तरह की कैरेक्टरिस्टिक को पोजेस करेगी। ठीक है, यहाँ जो एयर मास एग्जिस्ट कर रही होगी वो एक अलग तरह की कैरेक्टरिस्टिक को पोजेस करेगी। तो उस हिसाब से जो सोर्स रीजन है ना, कि हाँ इतनी तरह की एयर मासेस हो सकती है, तो 5 सोर्स रीजन को वर्ल्ड में क्लासिफाई किया गया है। ठीक, मतलब 5 सोर्स रीजन क्या हो जाएंगे, तो वार्म, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशियंस। वार्म, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, तो ट्रॉपिकल तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री, ये है तो 23 डिग्री से यहां तक 23 इक्वेटर के बीच में जैसे हम कहें, तो ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल ओशियन की बात की जा रही है। ओशियन की एक अलग कैरेक्टरिस्टिक रहेगी और यहाँ पे जो सरफेस रहेगा उसकी अलग कैरेक्टरिस्टिक रहेगी। ठीक है, तो ओशियन होमोजेनियस सरफेस हो गया एक, और दूसरा होमोजेनियस सरफेस मतलब लैंड एक जैसा कैरेक्टरिस्टिक पोजेस करेगा, ओशियन एक जैसा कैरेक्टरिस्टिक पोजेस करेगा। तो जो भी एयर मासेस ओशन के ऊपर है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल ओशन के ऊपर, वार्म ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल ओशन के ऊपर है, तो वो एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक पोजेस करेगी। तो इस तरह से क्या है कि एक अभी हम सोर्स की बात करें, अभी एयर मासेस की तो बात ही नहीं कर रहे। एक सोर्स रीजन क्या रहेगा कि हाँ, एक सोर्स रीजन क्या हो गया, ओशियन हो गया। तो एक सोर्स रीजन में हमने क्या देख लिया, ओशियन, वार्म, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशियंस हो गया। फिर क्या है, सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स। दूसरा सोर्स रीजन क्या रहेगा कि अब सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट की बात की जाए तो ये सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट हो गया, ये सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया में हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे देखोगे तो काला हाथ वगैरह ही हो गया। ठीक है, यहाँ अटाकामा, ये सारे डेजर्ट हो गए। तो इस तरह से क्या है, ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट हो गए। अब ये सारे रीजन जो सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट की सबकी कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी रहेगी, तो ये एक दूसरा सोर्स रीजन हो गया कि हाँ, यहाँ पे जो एयर मास रहेगी उनकी सबकी एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक रहेगी। समझ में आया। वैसे ही तीसरा आप अगर जैसे सोर्स रीजन देखोगे तो वो क्या है, दी रिलेटिवली कोल्ड हाई लैटिट्यूड ओशियंस। ठीक है, रिलेटिवली कोल्ड हाई लैटिट्यूड। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल ओशियन जो है वो गर्म है, लेकिन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल के ऊपर वाले ओशियन जो रहेंगे ना, जैसे नॉर्थ पैसिफिक ओशियन हो गया, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन हो गया। ठीक है, और फिर इधर साउथ में चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, इंडियन ओशियन, साउथ इंडियन ओशियन हो गया। ठीक है, साउथ अटलांटिक ओशियन में चले गए आप। ठीक, तो ये पेरुवियन कोस्ट वगैरह पे, तो ये वाला रीजन जो है, तो ये क्या है, हाई एल्टीट्यूड पे ओशियन जो है तो रिलेटिवली क्या रहते हैं, कोल्ड रहते हैं। रिलेटिवली कोल्ड मतलब क्या है, रिलेटिवली कोल्ड मतलब जो इक्वेटोरियल रीजन में, ये ट्रॉपिकल रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन में जो ओशियन रहेगा ना, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में जो ओशियन है उससे कंपेयर करोगे तो ऊपर के नॉर्थ और साउथ के हाई लैटिट्यूड्स के जो ओशियन रहने वाले वो कोल्ड रहेंगे। तो अब कोल्ड है तो यहां का सोर्स रीजन जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कोल्ड रहने वाली है, तो उसके ऊपर जो एयर मासेस बनेगी, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी कोल्ड रहेगी। तो इस तरह से तीसरा सोर्स रीजन क्या आइडेंटिफाई किया गया है, तीसरा सोर्स रीजन आइडेंटिफाई किया है द रिलेटिवली कोल्ड हाई लैटिट्यूड ओशियंस। फाइन,
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, द वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट्स इन हाई लैटिट्यूड्स, कॉन्टिनेंट्स की बात की जा रही है। तो अब जो क्या होता है, वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट्स में अगर हम जैसे देखेंगे तो ये नदर्न हेमिस्फीयर में देख लो स्पेसिफिकली आपको देखने को मिलेगा, हाँ रशिया वगैरह हो गया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गई, कनाडा वगैरह हो गया। तो चौथा रीजन जो है, चौथा सोर्स रीजन जो रहेगा, तो इस तरह से वो ये हाई लैटिट्यूड्स वाला कॉन्टिनेंटल एरिया रहेगा, लैंड सरफेस की बात की जाए तो वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, इन हाई लैटिट्यूड्स। और पांचवा जो है तो परमानेंटली आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट्स इन दी आर्टिक एंड अंटार्कटिक। तो अब आर्टिक अंटार्कटिक की अगर बात करोगे तो परमानेंटली क्या है, आइस कवर्ड रीजन रहता है। तो इस सोर्स रीजन की कैरेक्टरिस्टिक एक्सट्रीम कोल्ड रहने वाली है। यहां पे जो एयर मासेस रहेगी तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, यहां जो एयर मासेस जाएगी क्या वो कोल्ड हो सकती है? नहीं। वो क्या वो वार्म हो सकती है? सॉरी, नहीं, वो तो हमेशा ही कोल्ड रहने वाली है। तो इस तरह से डिपेंडिंग ऑन दी सोर्स रीजन, हमने क्या बताया कि सोर्स रीजन जो है, सोर्स रीजन में आपको एयर मासेस का रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा। जैसा सोर्स रीजन रहेगा वैसा एयर मासेस ऊपर कैरेक्टरिस्टिक पोजेस करेगी, ठीक है। और क्लासिफिकेशन अगर देखोगे तो वर्ल्ड वाइड क्या है, 5 तरह के सोर्स रीजन को क्लासिफाई कर दिया है। इज दैट क्लियर? इतनी चीजें समझ में आई, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, समझ लिया कि हाँ किस किस तरह के सोर्स रीजन से, और सोर्स रीजन के हिसाब से अगर जैसे देखेंगे तो अकॉर्डिंगली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एयर मासेस आर रिकॉग्नाइज्ड। तो सोर्स रीजन के ऊपर उस तरह की एयर मासेस, तो 5 तरह के सोर्स रीजन थे तो 5 अलग अलग तरह के एयर मासेस देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से 5 अलग अलग तरह के एयर मासेस हैं? तो मैरीटाइम ट्रॉपिकल। अब देखो इसमें सीखने वाली समझने वाली बात क्या है, टी फॉर ट्रॉपिकल, पी फॉर पोलार, ठीक है। और अब ट्रॉपिकल और पोलार में क्या है कि एक मैरीटाइम और कॉन्टिनेंटल, मैरीटाइम मतलब समुद्र वाला हो गया। तो हमने आप अगर 5 सोर्स रीजन देखोगे तो 5 सोर्स रीजन में क्या बताया गया, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, वार्म ओशियन, तो ओशियन में आ गया मैरीटाइम, ठीक है। तो वैसे ही ओशियन आपको वार्म ओशियन बताया, कोल्ड ओशियन बताया, ठीक है। तो मैरीटाइम में एमएम, तो 2 आपको एम वाले मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक जो सोर्स रीजन है, ठीक है, वहां पे आपको मैरीटाइम ट्रॉपिकल तरह की एयर मासेस देखने को मिलेगी। मैरीटाइम ट्रॉपिकल कहां देखने को मिलेगी, जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल ओशियन है, वार्म ओशियन है, वहां पे आपको कैसी एयर मासेस देखने को मिलेगी, मैरीटाइम ट्रॉपिकल। कनेक्ट कर रहे हो ना, देखो कहानी पीछे वाली समझ में आई तो आगे वाली समझ में आएगी। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, अब क्या होता है कि आपने जो देखा कि वार्म जो डेजर्ट वाला रीजन है तो वो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल में आ जाएगा। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल में तो वहां पे ये सीटी देख रहे हो ना, सहारा वगैरह, तो जो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास रहेगी तो वो जो वार्म हॉट डेजर्ट्स है ना ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में, उनके लिए क्या है, वहां पे जो एयर मासेस रहेगी वो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मासेस रहेगी। मैरीटाइम पोलर में क्या आ जाएगा, अब मैरीटाइम पोलर में यह आ जाएगा कि जो एमपी देखो यहां पे, ठीक है, एमपी से मध्य प्रदेश मत समझ लेना। मैरीटाइम पोलर मतलब क्या है कि जो रिलेटिवली कोल्ड ओशियन है, रिलेटिवली कोल्ड ओशियन में आपको क्या देखने को मिलती है, मैरीटाइम पोलर, ठीक है, मैरीटाइम पोलर एयर मासेस देखने को मिलेगी। एमपी वही आप साउथ ओशियन में भी देख लो, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में देख लो, जैसा नॉर्थ में वैसा साउथ, डुप्लीकेट है ना दोनों। फिर अगली चीज क्या है, कॉन्टिनेंटल पोलर में क्या आ जाएगा, तो जो हाई लैटिट्यूड्स पे कॉन्टिनेंटल एरियाज हैं, ठीक है, जो हाई लैटिट्यूड्स पे क्या है कॉन्टिनेंटल एरियाज हैं, वो किस में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे सीपी में, कॉन्टिनेंटल पोलर एरियाज में, कॉन्टिनेंटल पोलर एरियाज में। और कॉन्टिनेंटल आर्टिक में क्या है, जैसे आप देखोगे यहां कहीं CAA भी मिलेगा आपको, ठीक है। और कॉन्टिनेंटल आर्टिक में क्या आ जाएगा कि जो आर्टिक रीजन है, तो स्पेसिफिकली आर्टिक के लिए यूज किया गया, अंटार्कटिक में CAA हो जाता है, ठीक है। तो आपको 5 जोन समझ में आएगी नहीं, मतलब 5 तरह के जो एयर मासेस है डिपेंडिंग ऑन दी डिफरेंट सोर्स रीजन्स, 5 तरह के सोर्स रीजन रिफ्लेक्ट होंगे एयर मासेस में, तो 5 तरह की एयर मासेस ये हो गई है। अब जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं तो देखो आपको एक तो ये चीजें डरा देती है, क्यों, क्योंकि हमें फंडामेंटल्स नहीं पता होते हैं। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप ये वीडियो देखने के बाद में आपको फंडामेंटल क्लियर हुआ कि अच्छा ये MT CT MP CP ये इस तरह के शब्द आ जाते हैं और वो क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, बताइए कि किस तरह का एयर मासेस आपको कहां देखने को मिलेगा, ठीक है, सहारा डेजर्ट पे किस तरह की एयर मासेस देखने को मिलेगी, और 4-5 ऑप्शन दे देंगे। अब जिसे फंडामेंटल्स नहीं पता है उसको क्या पता चलेगा कि CT MP और PT क्या होता है, सारा सब कुछ, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहले अगर ये समझ में आ जाता है कि हाँ एयर मासेस का क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है। देखो मैंने वीडियो में टाइम इसलिए लिया, आपको समझा दिया मैंने कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से खास करके, और क्लास 11th वाले बच्चों की नींव अभी से मजबूत हो गई है। आया समझ में? तो ये क्लासिफिकेशन का तरीका होता है, समझना कैसे है समझ लिया आपने, ठीक है। अब क्वेश्चन बनना चाहिए। तो ट्रॉपिकल एयर मासेस आर वार्म एंड पोलर एयर मासेस आर कोल्ड। चलो ये तो सबको पता है क्या बता रही बुक, ठीक है, कि ट्रॉपिकल एयर मासेस जो रहेगी वो क्या रहेगी, वार्म रहेगी क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा रहता है, और जो पोलर एरियाज में एयर मासेस रहेगी वो कोल्ड रहेगी क्योंकि वहां टेम्परेचर कम रहता है, ठीक है। एवरीबॉडी नोज दिस। तो आई होप आपको समझ में आई ये चीजें। नेक्स्ट वीडियो में अब एयर मासेस समझ आया ना, एयर मासेस से जुड़ी हुई चीजें हैं अब फ्रंट्स, ठीक है। फ्रंट्स में कंफ्यूज भी होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रंट्स क्या है, फ्रंटोजेनेसिस क्या है, वो सारा सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आशा करते हैं चीजें यहां तक क्लियर हैं। किसी प्रकार का डाउट है फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन।
मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास 4th से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।